वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज़ादी एवं आज़ादी की लड़ाई, यदि हम एक वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में मनन करें, मंथन करें एवं परिभाषा निर्धारित करने का प्रयास करें कि वास्तव में आज़ादी क्या होती है। एक लंबा समय हमारे पूर्वजों ने गुलामी के दिनों में बिताया। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे महान क्रांतिकारियों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप समझ सकते हैं आज़ादी की कीमत कितनी बहुमूल्य हमारी आज़ादी होगी। लेकिन क्या वह जिस आज़ादी के लिए लड़े वही आज़ादी का एक आदर्श स्वरूप था? क्या वही आज़ादी संपूर्ण आज़ादी है? जबकि वह दौर जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस दौर की महिलाएं दोहरी गुलामी की जिंदगी जी रही थी। प्रथम गुलामी जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा उनके ऊपर आरोपित थी, एवं दूसरी गुलामी जो स्वयं अपने ही लोगों द्वारा उनके ऊपर थोपी गई थी, सामाजिक बेड़ियों की गुलामी। एक ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी महिला जिसने इन दोनों प्रकार की गुलामियों से मुक्त होने के लिए मुखर रूप से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ऐसी महिला का नाम होता है कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिनका जन्म 3 अप्रैल सन 1903 को मैंगलोर, कर्नाटक में हुआ। एक ऐसी महिला जिसे जाना जाता है मुख्य रूप से महान समाज सुधारक के रूप में, महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, हस्तकला नवजागरण की प्रणेता के रूप में, थिएटर एवं तात्कालिक समय की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने के रूप में इस महान महिला को जाना जाता है। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम अनंत थैया धारकेश्वर, जो कि एक जिला कलेक्टर थे। बहुत ही प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे, किंतु दुर्भाग्य से बहुत छोटी उम्र में, बाल्यकाल में ही पिता का देहांत हो गया। परवरिश का संपूर्ण जिम्मा माता के कंधों पर आ गया, माँ गिरजाबाई। उस दौर में वह भी एक प्रगतिशील विचारों की महिला थी। उस दौर में प्रगतिशील विचारों की महिला, आज यह शब्द जितना सहज एवं सामान्य रूप से मैं आपके सामने कह पा रहा हूँ, उस दौर में इस शब्द के साथ जीना निश्चित रूप से एक महान चुनौती का विषय हुआ करता था। माता, जिनके कंधे पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी अपनी बालिका की परवरिश की, चूँकि 19वीं सदी में लड़कियों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी हुआ करती थी, येन केन प्रकारन माँ द्वारा, क्योंकि अब वह स्वयं भी विधवा हो गई थी, उनको स्वयं को भी अपने पैरों पर खड़ा होना था। न केवल अपनी पुत्री की बल्कि स्वयं की शिक्षा की व्यवस्था भी घर पर ही उन्होंने की। किंतु जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रगतिशील विचारों की महिला वाला जीवन जीना बहुत मुश्किल था उस दौर में। सामाजिक दबाव समाज के लोगों को द्वारा बहुत ज़्यादा डाला गया। एक अकेली महिला जो अपनी बेटी को पाल रही थी, अतः मजबूरी में ही 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में कमला देवी का मजबूरन उन्हें विवाह करना पड़ा। दुर्भाग्य से 1.5 साल के बाद ही जिससे भी उनका विवाह करवाया था उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब मृत्यु होने के बाद भी देखिए, एक गुलाम समाज तो था ही सही, लेकिन सामाजिक रूप से भी कितना गुलाम था, वैचारिक दृष्टिकोण से भी वह समाज कितना गुलाम था कि एक बालिका जो विधवा हो चली है उसके ऊपर तमाम सामाजिक बंदिशें थोपने का कार्य करता था। किंतु माँ अब उन तमाम प्रतिमानों को ध्वस्त करने के लिए तैयार थी। यही कारण था कि अपनी पुत्री का न तो उन्होंने मुंडन होने दिया, न ही अपनी पुत्री को सफ़ेद साड़ी पहनने दी, एवं न ही इस बात के लिए समाज को स्वीकृति दी कि उनकी पुत्री कहीं भी एकांत कोठरी में जीवन व्यतीत करेगी। अतः माता द्वारा आगे चलकर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया गया। चूँकि पंडिता रामाबाई के संपर्क में थी, अब कमला देवी भी थोड़ी समझदार हो चली थी एवं माता भी, अतः
पंडिता रामाबाई के संपर्क में आने के बाद माता ने एनी बेसेंट के एक आदर्श प्रस्तुत किया अपनी पुत्री के आगे एवं आधुनिकतावाद की तरफ एक कदम बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चेन्नई क्वींस कॉलेज में दाखिला करवाया। यहीं इनकी मुलाकात सरोजनी नायडू के भाई हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय से हुई, जो कि एक महान कवि एवं नाटककार थे उस दौर के। पति भी एक प्रगतिशील विचारों के, आधुनिक विचारों के, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को सदैव आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यही कारण था कि कन्नड़ की प्रथम मूक फिल्म मृच कटिका में बतौर नायिका उन्होंने कार्य किया। अन्य फिल्मों में भी उन्होंने बतौर नायिका कार्य किया, किंतु उनका मूल उद्देश्य था देश की आज़ादी की लड़ाई। इसके लिए राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक था, क्योंकि वह दौर महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष क्रांतिकारी दौर बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। अतः उन्होंने गांधीवादी मार्ग को अपनाकर भारत की आज़ादी लड़ने का निश्चय किया। 1920 में ही उन्होंने राजनीति में आने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उस दौर में वो लंदन थी। 1923 में उन्होंने लंदन से वापस आने का निश्चय किया ताकि वह प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के साथ जुड़कर भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। अतः भारत आते ही कांग्रेस सेवा दल की वह सदस्य बन गई। 1926 में उनकी मुलाकात मार्गरेट कजन्स से हुई। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ था इनके जीवन का, जिसने उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, एक आधुनिक महिला के रूप में पहचान दिलाई। मार्गरेट कजन्स आयरलैंड की प्रगतिशील विचार वाली महिला थी। अतः उनके संपर्क में आकर जो उन्होंने मार्गरेट कजन्स ने एक संस्था का निर्माण किया, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, जिसकी प्रथम महासचिव कमला देवी को बनाया। अब इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राजनीति में महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर तैयार करना, उन्हें अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए एवं उनके प्रयास कारगर साबित हुए। जब मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जब प्रथम बार महिलाओं को वोट दिलवाने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय कमला देवी की इस संस्था को जाता है, कमला देवी को जाता है। बहरहाल वोट देने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन अभी तक भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। कमला देवी ने इसके लिए भी निरंतर सक्रियता से प्रयास किए। अंततः 1926 के मद्रास प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जब चुनाव हुए, जो वर्तमान में विधानसभा के बराबर दर्जा होता है, तब महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि महिलाओं के लिए जब तमाम अवसर बंद कर दिए गए, तमाम सामाजिक रूढ़ियाँ एवं बेड़ियाँ डाल दी गई, इतने आनंद फानंद में कौन चुनाव लड़े। अतः कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास की वह प्रथम महिला थी जिन्होंने राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ा। कमला देवी ने 1926 के इस चुनाव को लड़कर आज तक जितनी भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए उन द्वार को खोलने का कार्य किया। यह एक बहुत बड़ा योगदान था कमला देवी चट्टोपाध्याय का भारतीय राजनीति में। आज जितनी भी महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं, निश्चित रूप से उनकी एक प्रथम महिला होने का गौरव अगर किसी को प्राप्त है, वह कमला देवी चट्टोपाध्याय है। बहरहाल अब इनका कद धीरे धीरे और अधिक बढ़ता गया। 1927-28 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य बन गई। ये एक महत्वपूर्ण दायित्व था। इस दायित्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने बाल विवाह, रजवाड़ों संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सलाहें दी, जिसके कांग्रेस ने कार्य किया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उद्धृत करना आवश्यक है, दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए सन 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्से के रूप में महात्मा गांधी ने ये निश्चय किया था, कांग्रेस ने ये निश्चय किया था कि चरखा एवं अन्य प्रचार प्रसार का कार्य महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दांडी मार्च में भाग लेना हो या नमक कानून तोड़ना हो, यह कार्य महिलाओं से नहीं करवाया जाएगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय को ये बात नागवार गुजरी। अब इनका कद भी कांग्रेस में बड़ा हो चला था। किसी ट्रेन में महात्मा गांधी यात्रा कर रहे थे, बिना उनकी अनुमति के सीधे महात्मा गांधी से मिलने चली गई। महात्मा गांधी ने पहले तो कमला देवी चट्टोपाध्याय
का विरोध किया। लेकिन जब कमला देवी चट्टोपाध्याय ने तर्क रखे, महात्मा गांधी ने सहर्ष स्वीकार किया कि महिलाएं भी दांडी मार्च में भाग लेंगी, न केवल भाग लेंगी, वह नमक कानून तोड़ने का भी कार्य करेंगी। कमला देवी चट्टोपाध्याय की प्रेरणा से ही असंख्य महिलाओं ने न केवल दांडी मार्च में, न केवल नमक कानून तोड़ने में बढ़ चढ़कर भाग लिया, बल्कि उसके बाद के गांधीवादी आंदोलनों में महिलाओं की जो एक बड़ी हुई भूमिका नजर आती है, उसके केंद्रीय श्रेय भी कमला देवी चट्टोपाध्याय को जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने न केवल नमक कानून तोड़ा, बल्कि छोटे छोटे पाउचों में नमक बनाकर उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेचा। यहाँ तक कि मुंबई हाई कोर्ट तक भी चली गई और वहाँ पर जज के सामने वो नमक पटक कर बोली, ये है फ्रीडम सॉल्ट, इसे खरीदिए। जज का क्या उत्तर था पता नहीं, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय का साहस निश्चित रूप से इंगित होता है इस तरह की घटनाओं में। बहरहाल देश आज़ाद हो चला। कमला देवी चट्टोपाध्याय निश्चित रूप से राजनीति यदि बिना कुछ पाने की चाह से की जाए तो वह राजनीति का एक चरम स्वरूप होता है। इसके विपरीत यदि राजनीति कुछ पाने की चाह से की जाए तो उससे निचला स्तर राजनीति का नहीं हो सकता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने उस उच्च स्तर को चुना। उन्होंने ताउम्र किसी भी पद को लेने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जब उन्हें मद्रास के राज्यपाल का प्रस्ताव दिया गया, उसको भी उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि अभी इनके अनुसार इनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। आज़ादी के बाद इन्होंने शरणार्थियों के उत्थान के लिए कई कार्य किए, साथ ही सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में कई कार्य किए। जवाहरलाल नेहरू से मिलकर, तात्कालिक प्रधानमंत्री से मिलकर, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को एक प्रस्ताव दिया कि जितने भी बाहर से आने वाले शरणार्थी हैं उनको नए नए शहरों में, दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में बसाया जाए। जवाहरलाल नेहरू उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया, मेरी तरफ से अनुमति है, लेकिन मुझसे या हमारी सरकार से किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ का उम्मीद नहीं करनी है। फिर भी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इस कार्य को चुनौती के रूप में लिया। नेहरू जी ने सहमति इनकार के रूप में दी थी, फिर भी इस चुनौती को निभाया और दिल्ली एवं उसके आसपास क्षेत्रों में शरणार्थियों को बसाने का कार्य किया। वह क्षेत्र आज फरीदाबाद के नाम से जाना जाता है। ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब आज़ादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठी। 1950 में सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन इनके द्वारा किया गया। इनका महत्वपूर्ण कार्य जो था वह था शास्त्रीय कला को बढ़ावा देना, दस्तकारी को बढ़ावा देना एवं लोक परंपराओं को बढ़ावा देना। साथ ही इन्होंने थिएटर में भी बहुत ही सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वाह किया। इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना इन्हीं के प्रयासों से की गई। जी हाँ, ये वही थिएटर है जिसको वर्तमान में एनएसडी के रूप में के नाम से जाना जाता है। आप कल्पना करिए कितना बड़ा योगदान था कमला देवी चट्टोपाध्याय का। इन्हीं के प्रयासों से संगीत एवं नाटक अकादमी की भी स्थापना हुई। यही कारण था, इनके महान प्रयासों को देखते हुए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसी महान महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। 29 अक्टूबर 1988 को 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम श्वास ली। मातृभूमि सेवा संस्था, भारत की आज़ादी की लड़ाई में, उस दौर में महिला उत्थान में इनके प्रयासों को एवं आज़ादी के बाद भी इनके संपूर्ण विहंगम प्रयासों को कोटि कोटि नमन करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।